एक दूसरा लड़का अपने साथ चल रहे लड़के की पहचान की किसी लड़की के अंगों का पोर्नोग्राफिक चित्रण करके अभिभूत हो रहा था और वह लड़का पोर्नोग्राफिक चित्रण केवल जुबान से नहीं कर रहा था बल्कि उसके हाथ भी लड़की का पोर्नोग्राफिक चित्र बनाने में सक्रिय थे। तीसरे समूह में 2-3 लड़के मां बहन की गालियों का उपयोग करते हुए आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और चौथे समूह के लड़के भी कुछ इसी तरह की मिसोजिनिस्ट बातें करते हुए विश्वविद्यालय को मिसोजिनी से मुक्त करने के मार्च में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। अनेक समाजशास्त्रियों का कहना है कि मनुष्य का जीवन विरोधाभासों के बीच भी चलता रहता है, लेकिन विरोधाभासों के संदर्भ में किसी व्यक्ति के जीवन और संगठनों के जीवन में फर्क करने की जरूरत है। एक मनुष्य के जीवन में विरोधाभास होने से समाज के स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संगठनों के विचारों या उनकी करनी और कथनी में विरोधाभास हो तो बहुत फर्क पड़ता है। आज का सवाल यह है कि अगर विश्वविद्यालय में सक्रिय विद्यार्थी संगठनों की करनी और कथनी में अंतर हो तो क्या विश्वविद्यालयों को महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह में रूपांतरित किया जा सकता है? आए दिन हमें ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जो बताती हैं कि भारत के विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित जगह नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय में डिग्री का अंतर जरूर होगा और अनेक बार यह अंतर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जेंडर सेफ्टी के तमाम मानदंडों पर कोई विश्वविद्यालय शानदार प्रदर्शन करता हो ऐसा आम तौर से देखने में नहीं आता। विश्वविद्यालय में महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी के खिलाफ अनेक बातें काम करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को खतरा विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से हो सकता है। विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों को विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से खतरा हो सकता है। बिल्डिंग का डिजाइन भी महिलाओं के प्रति हिंसा करने में मददगार हो सकता है। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होना भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ा सकता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोच खतरे की ये दो ब्रॉड कैटेगरी हो सकती हैं। यूजीसी समय समय पर ऐसी गाइडलाइंस जारी करती रहती है जिनका पालन उससे संबद्ध हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। यूजीसी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी खास तरह की गाइडलाइंस जारी करती है। अभी इसी साल मई के महीने में भी यूजीसी ने महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में एक और गाइडलाइन जारी की है। ये तमाम गाइडलाइंस अपनी जगह पर जरूरी हैं, इनका असर भी दिखता है। एक समय था जब विश्वविद्यालयों और अन्य प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग एक भयानक समस्या थी। कानून और अवेयरनेस ने अपना अपना काम किया और अब रैगिंग की समस्या काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन आज के वीडियो में मैं विश्वविद्यालयों के कैंपसेस में पुरुष विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इसी महीने की 13 तारीख की बात है। मैं अपने क्वार्टर से निकलकर अपने डिपार्टमेंट जा रहा था। मेरी कॉलोनी के गेट और मेरे डिपार्टमेंट के गेट के बीच करीब 100 मीटर की दूरी होगी। तो जब मैं डिपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचा तो देखता हूं कि वहां पर NSUI का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। NSUI को इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टूडेंट विंग माना जाता है। वहां पर रुककर मैं उस बैनर को पढ़ने लगा। उसमें 7 मुद्दे लिखे हुए थे और उनके संदर्भ में प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए NSUI ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक मार्च की योजना बना रखी थी। गिनाए गए 7 मुद्दों में से एक मुद्दा विश्वविद्यालय को स्त्री द्वेष से मुक्त करना भी था। स्त्री द्वेष यानी मिसोजिनी, यानी महिलाओं के खिलाफ तरह तरह का द्वेष रखना, यानी महिलाओं के प्रति अलग अलग तरह की नफरत और हिंसा का विचार रखना। इन मुद्दों को पढ़कर मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक पक्ष ऐसा भी है जो मिसोजिनी को समस्या मानता है और उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए माहौल बना रहा है। इस बात पर सोचता हुआ मैं डिपार्टमेंट पहुंचा। दोपहर 1 बजे के करीब जब मैं लंच करने के लिए अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था तो बड़ी संख्या में लड़के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। शायद उन्हें वहां इकट्ठा होना होगा। जब मैं डिपार्टमेंट के गेट से अपनी कॉलोनी के गेट की तरफ जा रहा था तो मेरे चारों तरफ काफी लड़के थे। वे छोटे छोटे समूहों में
विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिपार्टमेंट और मेरी कॉलोनी के गेटों के बीच करीब 100 मीटर की दूरी है। इतनी सी दूरी में मैंने 4 अलग अलग मिसोजिनिस्ट बातें सुनी। एक लड़का अपने किसी परिचित लड़के को रंडी की औलाद कहकर बुला रहा था, वह भी सड़क पर भीड़ के बीच में, और वह लड़का विश्वविद्यालय को मिसोजनी से मुक्त करवाने के मार्च में शामिल होने के लिए जा रहा था। एक दूसरा लड़का अपने साथ चल रहे लड़के की पहचान की किसी लड़की के अंगों का पोर्नोग्राफिक चित्रण करके अभिभूत हो रहा था, और वह लड़का पोर्नोग्राफिक चित्रण केवल जुबान से नहीं कर रहा था, बल्कि उसके हाथ भी लड़की का पोर्नोग्राफिक चित्र बनाने में सक्रिय थे। तीसरे समूह में 2-3 लड़के मां बहन की गालियों का उपयोग करते हुए आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, और चौथे समूह के लड़के भी कुछ इसी तरह की मिसोजिनिस्ट बातें करते हुए विश्वविद्यालय को मिसोजनी से मुक्त करने के मार्च में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। अब आप ही बताइए कि एक संगठन की करनी और कथनी में पैबस्त विरोधाभास का उदाहरण है या नहीं, और यह उदाहरण विश्वविद्यालय और समाज को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। यह लड़के विश्वविद्यालय को मिसोजनी से मुक्त करवाने के मार्च में शामिल हुए हैं। इनके साथ साथ मात्र 100 मीटर चलना मुश्किल हो गया। मेरा मानना है कि अगर मुक्तिदाता ऐसे हैं तो ऐसे मुक्तिदाताओं से लड़कियों को बचना चाहिए। यही कारण रहा होगा कि उस मार्च में लड़कियों की संख्या न के बराबर थी। इसका समाजशास्त्रीय अर्थ यह निकाला जा सकता है कि लड़कियों को मार्च में शामिल होने वाले लड़कों के मिसोजिनिस्ट होने का पता था, या उन्हें इस बात की भनक थी। लड़कियों को पता था कि मार्च में शामिल होने वाले लड़के लड़कियों के बारे में और महिलाओं के बारे में किस तरह के ख्याल रखते हैं, और शायद इसीलिए वे मार्च में दिख नहीं रही थीं। लड़कियों ने इन्फॉर्म डिसीजन लिया होगा कि वे ऐसे मार्च से अपने आप को दूर रखेंगी। 100 मीटर की दूरी में उन्होंने मेरे कान पका दिए। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे मार्च के दौरान उन लड़कों ने लड़कियों के खिलाफ किस किस तरह की बातें की होंगी। मेरा मानना है कि इस तरह के प्रयासों से विश्वविद्यालय मिसोजनी से मुक्त तो नहीं होगा, हाँ, उनकी मिसोजनी को इनकी मिसोजनी रिप्लेस जरूर कर देगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।